नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। आप एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी आपको देंगे। काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी आपको देंगे। आपको बता दें, आज हम काले धन से जुड़ी कानूनी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0128612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120872793 आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता हैं परमानंद पांडे जी, जो आपको काले धन से जुड़ी जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120877938। हमारे अधिवक्ता से जुड़ने में हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमारे अधिवक्ता आपसे जुड़ते हैं तो उनसे हम काले धन से जुड़ी आपको जानकारी साझा कराएंगे। परमानंद पांडे जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज अब आ रही है। नमस्कार परमानंद पांडे जी, आपका लीगल हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम आज काले धन से जुड़ी कानूनी चीजों को आपसे जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, कानून में काला धन को कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए, कानून में काले धन को किसी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। वो धन, इसका अर्थ ये रखा गया है खास तौर पर कि जिस धन पर आप कोई टैक्स नहीं देते हैं और पैसा आ रहा है तो उसी को काला धन में रखा जाता है। काला धन, ब्लैक मनी जिसको आप बोलते हैं, कि आप फॉरेन सोर्सेस से या कहीं से भी पैसा लेके आ रहे हैं और उस पैसे को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वह काला धन के रूप में माना जाएगा। जैसे आपने देश में ही, विदेश से पैसा मंगाने की बजाय आपने देश में ही बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया है, कोई मकान बेचा है या कोई जमीन बेची है, जायदाद बेची है, कुछ भी बेचा है आपने और उसका आप अकाउंट नहीं किया है, ना तो उसको बैंक में जमा किया है, ना उसको बताया है किसी को, तो वह काले धन के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए में कोई मकान बेचा है और उस मकान में से 20-25 लाख रुपए का चेक लिया है, बाकी पैसा मैंने कैश लिया है जिसको मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, ये काले धन के अंतर्गत आएगा। कानून के नियमानुसार यही है कि नियमानुसार ये धन को हम काले धन के रूप में मानते हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई संपत्ति या आय टैक्स के दायरे में नहीं भी आता हो तब भी क्या इसका रिटर्न भरना अनिवार्य होगा? जी हाँ, रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। देखिए, 4 तरह की संपत्तियों को इसमें माना गया है कि ये इनको आप जो संपत्तियां हैं उनको आप नहीं रख रहे हैं। जैसे आप विदेश यात्रा करें और उसमें 2 लाख से ज्यादा का खर्च होता है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी होता है, उसमें ये चीज बतानी होती है। या मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके लिए आपको कभी कोई चीज नहीं बताई गई है, बिजली का खर्च आपका एक दफ्तर अपने मकान में 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए की बिजली कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। ये आपको 2-3 चीजें इसमें बतानी पड़ेगी। और बैंक में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जमा है
तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। ये 3-4 चीजें हैं जिनको लेकर के आपको ये बताना होगा कि हमें ये पैसा कहाँ से आया है और इसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। मान लीजिए आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, आपके पास अनअकाउंटेड मनी आ रही है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन आपने विदेश यात्रा की है और विदेश यात्रा में आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, तो आपको इसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और आपको ये भी है कि आपने अपने घर में बिजली जलाई है और उस बिजली में 1 लाख से ज्यादा का महीने का बिल आया है, तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइल करना यहाँ पर आवश्यक होगा। जी, आगे मैं आपसे जानेंगे कि आयकर विभाग कब छापा मार सकता है? क्या नियम का पालन करना होगा अगर इस पर छापा मारना है, ऐसा कुछ? जी, देखिए आयकर विभाग ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति को नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। आयकर विभाग आपके यहाँ छापा मार सकता है या मेरे यहाँ या किसी के यहाँ। आप माने हम जब कहते हैं तो आप अपने पर मत लीजिए, ये किसी पर भी है कि तभी छापा मार सकता है जब उसके पूरी पुख्ता जानकारी मिली हो कि इस व्यक्ति के पास बहुत ही ब्लैक मनी है, बहुत ही ज्वेलरी है, बहुत इसने 1 किलो 2 किलो 4 किलो सोना रखा है जिसका ये कभी कभी हिसाब नहीं देता है, और यह बहुत ऐसी चीजें रखी है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो जब उसको ये जानकारी मिल जाएगी तो आयकर विभाग के अधिकारियों को ये परमिशन होती है कि वह छापा मारे जा करके, और उसके लिए उनके पास एक वारंट ऑफ एथराइजेशन होता है, जो अथॉरिटी लेटर होता है उसके आधार पर वो जाके छापा मारते हैं। और जो छापा मारने में उनको ये पूरी तरह से छूट होती है कि जाके वहां पता लगाएं कि कितना कहाँ हर जगह पर उनकी मोबिलिटी है। उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी, देखिए हमारे यहाँ ये है कि एक विवाहित महिला को 500 ग्राम सोना रखने की छूट है और अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुष को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। उसको बाद अगर मान लीजिए कोई चीज पाई जाती है तो वह उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और आयकर अधिकारी आपको उसके लिए चालान कर सकते हैं कि कैसे आपने इतना इकट्ठा किया और क्यों नहीं बताया है आपने। ये 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। और एक चीज ये भी है कि आप कोई भी जिसके यहाँ छापा मारा जाता है वो रोक नहीं सकता है आपको छापा मारने से, उसको ये बताना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयकर अधिकारी को एक वारंट रखना पड़ेगा एथराइजेशन का, और उसके साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम छापा मार रहे हैं तो जो सामान बरामद किया गया है उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट पर एक पंचनामा होगा और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे जिनके सिग्नेचर कराया जाएगा। एक कॉपी उसको दिया जाएगा, एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे। ये इसलिए किया गया है कि जिससे कि उसमें कोई आप फेरबदल न कर सकें। और साथ साथ अभी जो नया एक्ट आया है, BNS एक्ट आया है CRPC के अलावा, तो उसमें ये कहा गया है कि आपको उसका ऑडियो विजुअल यानी आपको उसकी रिकॉर्डिंग करानी पड़ेगी जिससे कोई भी आप पर कोई सवाल न उठा सके और वो कोर्ट में मामला आपका ठीक से रहे और प्रस्तुति ठीक से हो और ये बताया जा सके कि आपने गलत काम किया है कि नहीं किया है, जिससे कोर्ट को इस निर्णय पर ले आने की जरूर सहूलियत मिलेगी। ये है छापा मारने का। जी, अब वापस चलेंगे हमारे विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी के पास, उनसे जानेंगे आगे का कानून। आपसे जानना चाहेंगे जिसके घर छापा पड़ा है उसके क्या हक होते हैं अगर किसी के घर छापा पड़ता है तो? देखिए, जिसके घर छापा पड़ा है उसके कुछ तो हक होते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबको प्राप्त होती हैं। उसमें उस व्यक्ति को अधिकार है कि आपसे ये वारंट है कि नहीं, आपके पास एथराइजेशन का लेटर है कि नहीं, तभी आप उसके घर छापा मारें। जैसे उसके अधिकार है कि अगर कोई उस घर में महिला रह रही है तो कोई पुरुष उसकी तलाशी नहीं ले सकता है, महिला की तलाशी पुलिस से लेगी। आप कोई अगर भी आदमी है बीमार है, उसके घर से उसकी दवा ली जाती है तो उसको दवा के लिए पूरी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी कि जिससे उसके दवा में कोई खलल न पड़ने पाए। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाने में आप कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिसको कि अधिकारियों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो लगे कि उनके ऊपर कोई ज्यादती की जा रही है।
तो ज्यादती तो नहीं होने पाएगी। आपको केवल उसके लिए प्रमाण रखना पड़ेगा और हमारा ये अधिकार है कि हम किसी मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें अगर बीमारी की स्थिति में है। और हमारा ये भी अधिकार है कि अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम अपने वकील से भी संपर्क करें। वकील आपका आएगा और वो वकील हमारा आने के बाद वहां पर हमको बताएगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन वकील का भी दायित्व है, अगर किसी को बुलाया है तो वह हमारे जो अधिकारियों के बीच में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करेगा, कोई खलल नहीं उत्पन्न करेगा। वो उनको पूरी तरह से कहेगा कि देखिए आपको छूट है, आप इसमें जांच परख कर सकते हैं, इसमें छापा मार सकते हैं। और मान लीजिए ऐसी चीजें उसको मिल जाती है तो तब वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका पूरा पंचनामा आपको बनाना पड़ेगा। ये चीजें उसके लिए जरूरी होती हैं। यही अधिकार हमारे हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, छापा मारने के कोई नियम कानून भी होते हैं, मतलब जैसे सीआरपीसी धारा 100? देखिए, छापा मारने के कानून तो यही है। सीआरपीसी की जो धारा 100 है, अब सीआरपीसी तो खत्म हो गया, बीएनएस आ गया है। तो बीएनएस। बीएनएस की धारा 185 के अंतर्गत आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम ऐसे हैं कि वो आप एक पहले ये नहीं था, जैसे ऑडियो विजुअल कराना जरूरी है, ये पहले नियम में नहीं था कि पहले जरूरी नहीं है कि आप ऑडियो विजुअल कराएं। लेकिन आजकल जरूरी हो गया है कि आप उससे पूरी तरह से रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग में जिससे न तो आप फेरबदल कर सकें न वो कर सकें। और उसमें छापा मारने में ये भी जरूरी होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इतनी चीजें आप रख सकते हैं, इतनी चीजें नहीं रख सकते हैं। जैसे किसी महिला पुलिस का जरूरी रहना होता है जो महिलाओं की जांच करे और उनकी डिसेंसी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी महिला के साथ कोई अभद्रता कर सके। महिला की मर्यादा का, उसकी प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसको छापा मार सकते हैं। और वो महिला ही तलाशी लेगी, महिला मालिक की। वो जानकर जाकर के देखेगी कि किस ढंग से आपको, लेकिन उसकी मर्यादा पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। ये बात खास तौर पर मान लीजिए कोई बहुत झगड़ा झंझट करने, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके यहाँ छापा पड़ता है वो बहुत सारे लोग ऊधम मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस लेके जाइए और ये देखिए कि देखिए आप ऊधम मचाने वाले व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि ऊधम न मचाने पाए, बाकी वह काम कायदे से हो सके उस चीज को आपको देखना होगा। और खास चीज ये है कि आप दो पड़ोस के दो इंडिपेंडेंट विटनेस जिनका किसी चीज से कोई लेने देने नहीं, आपने कितना माल जब्त किया है, कितनी चीजें पाई हैं, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड लिस्ट बना करके दोनों तरफ से आप सिग्नेचर कराएंगे। एक कॉपी आप उसको देंगे और एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे जिसको कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही इसका अधिकार है जो जिसके यहाँ छापा पड़ता है। और इसका अधिकार का पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाते हुए, उसको पूरा ध्यान रखते हुए ये अधिकारी इसके यहाँ छापा मार सकते हैं। और सीजर, फिर उसके बाद सीजर करते हैं कि कौन कौन चीज की बरामद हुई है। बरामदी की पूरी लिस्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के वह सही ढंग से छापा माना जाएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आपने मिला दिया, कोई नई चीज जोड़ दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट विटनेस के सिग्नेचर से ये पता चलेगा कि इतनी चीजें बरामद की गई हैं, इतनी चीजें नहीं। मान लीजिए कैश का, नोटों का बंडल जिसके घर में मिल रहा हो, तो वो तो आपको गिन करके और पूरी तरह से दिखाना पड़ेगा ना, और उस पर पंचनामा तैयार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर संपत्ति के जब्त करने से जुड़ा कोई कानून है? देखिए, संपत्ति के जब्त करने से जुड़ा कानून तो है, बिना कानून के तो कोई काम नहीं होता। संपत्ति के जब्त करेंगे, मान लीजिए आपके पास अकूत संपत्ति मिली है जिसका कि आप कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आप टैक्स दे रहे हैं 20,000 या 50,000 रुपए, और 50,000 तो आप इतना अकूत संपत्ति आपके पास आ जा रही है, तो उसका तो कानून ये है कि आपको संपत्ति जब्त की जाए और पेश की जाए। फिर आपके साथ ये है कि उसमें खास चीजें होती हैं कि उस पर दंड का प्रावधान लागू होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ से बहुत संपत्ति प्राप्त की गई है, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, उस टैक्स पर
बाद में जो संपत्ति बची हो उस पर 90% बाद में टैक्स लगाया जाएगा। और फिर उसको दंड ये भी दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को, अगर वो ऑफेंडर है और काफी ऐसी चीज पाई गई है जिसको लेकर के एक ऑफेंस माना जाता है, तो उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है, कोर्ट में सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो रिपीट ऑफेंडर माने दोबारा अगर इस ढंग की गिरफ्तार है तो उसका दंड और कड़ा होता जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जिससे उसको नहीं मिलेगी कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो तो संपत्ति तभी छूटेगी जब आप कोर्ट में अपने को निर्दोष साबित कर देंगे और ये बताएंगे कि नहीं, इन कारणों से हम इसका रिटर्न नहीं फाइल कर पाए थे, लेकिन अब हम इसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी, हमारे दर्शकों तक काला धन से जुड़ी कानूनी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।